मई और दिन बृहस्पतिवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मैं हूँ मोहनलाल शर्मा। मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। पॉडकास्ट में आज बात नई संसद के उद्घाटन का क्या है सावरकर कनेक्शन और दूध के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन पर पक्ष और विपक्ष की तकरार जारी। जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है, लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। सावरकर के जन्मदिन पर हो रहा है नए संसद भवन का उद्घाटन। ये भी जताने की कोशिश है कि अगर विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहना बहुत आसान हो जाएगा कि ये दल सावरकर का विरोध कर रहे हैं। लगातार बढ़ते जा रहे दूध के दाम से जनता है परेशान। हमारे प्रॉफिट में कमी आई है और कस्टमर्स में कमी क्या आई है कि जो कस्टमर पहले 1 किलो लेना चाहता है वो आधा किलो ले रहा है, जो आधा किलो लेना चाहता है 250 ग्राम ले रहा है। इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा माइनस पॉइंट हुआ है सर। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल करने वाली गरिमा लोहिया से बातचीत भी सुनेंगे, लेकिन पहले देश और दुनिया के पूरे दिन का हाल सुमिरनप्रीत कौर से। राजस्थान के चर्चित अकबर खान मॉब लिंचिंग मामले में अलवर की एडीजे कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 341 और 304 के तहत 4 अभियुक्तों को दोषी माना है। एक अभियुक्त को बरी किया गया है। कोर्ट ने परमजीत, धर्मेंद्र, नरेश और विजय को दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। अलवर जिले में रामगढ़ तहसील के ललावड्डी गांव में 21 जुलाई 2018 की रात गौ तस्करी के शक में अकबर उर्फ रकबर खान की पीट कर हत्या कर दी थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी को देश छोड़कर जाने पर रोक लगाई है और इमरान खान की करीबी और पूर्व मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने उनकी पार्टी पीटीआई से किनारा किया। बुधवार की शाम होते होते उनके सबसे करीबी माने जाने वाले और पूर्व सूचना मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने इमरान खान से दूरी बनाने का ऐलान किया। पश्चिमी देशों के खुफिया अधिकारियों और माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी है कि चीनी हैकर्स का एक ग्रुप अमेरिका के महत्वपूर्ण नेटवर्क्स की जासूसी कर रहा है। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और उसके सहयोगी खुफिया संस्था 5 आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क, जिसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड शामिल हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों को दुनिया भर में अंजाम दिया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि इस हैकर ग्रुप को वॉल्ट टाइफून कोड नेम दिया गया है। वहीं बीजिंग में एक विदेश मंत्रालय मीडिया ब्रीफिंग में प्रवक्ता माओ निंग ने अमेरिका और उसके 5 आइज पार्टनर्स पर गलत सूचना अभियान चलाने का आरोप लगाया। 很明显，这是美国出于地缘政治目的发动五眼联盟国家采取的集体虚假信息行动। माउनिंग कह रही हैं, जाहिर है अमेरिका और 5 आइज देशों द्वारा किया गया एक सामूहिक दुष्प्रचार का ऑपरेशन है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, 5 आइज अलायंस दुनिया का सबसे बड़ा खुफिया संगठन है और यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी दुनिया का सबसे बड़ा हैकिंग संगठन है। उन्होंने एक गलत सूचना रिपोर्ट प्रकाशित करने में मिलकर काम किया है और ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ना ही आखिरी बार होगा। रूस के वैगनर समूह के प्रमुख ने घोषणा की है कि उसने अपने लड़ाकों को यूक्रेनी शहर बखमुत से वापस बुलाना शुरू कर दिया है। 1 जून तक रूसी सेना को शहर का नियंत्रण सौंप देंगे। वहीं अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट्स ने पिछले महीने क्रेमलिन पर एक ड्रोन से जुड़े हमले के पीछे कीव की भूमिका की ओर इशारा किया है। इसके बाद रूस ने यूक्रेन पर कई गतिविधियों का आरोप लगाया। क्रेमलिन के एक प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को हमेशा से कह रहा था कि यूक्रेन ही इन हमलों के पीछे जिम्मेदार था। В конце концов, не имеет большой разницы, какое из подразделений Киев. दिमित्री कह रहे हैं, हमने तो पहले ही कहा था कीव इस ड्रोन हमले के पीछे है। अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कीव शासन की कौन सी इकाई इसके पीछे थी। हम जानते हैं और हम जानते हैं कि कीव ही जिम्मेदार है। इस तथ्य पर ही हम अपना रिस्पॉन्स तय करेंगे। दुबई पुलिस का कहना है कि बुधवार को एक इस्राएली व्यक्ति की मौत के मामले में 8 इस्राएली नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि एक कैफे में 2 परिवारों के बीच हाथापाई हुई, जिसमें धासन शमसी को धारदार हथियार से बुरी तरह से जख्मी किया गया था। संयुक्त अरब अमीरात में हिंसक अपराध की ऐसी घटनाएं दुर्लभ होती हैं। संयुक्त अरब अमीरात की ओर से 2020 में यूएस ब्रोकेड अब्राहम समझौते के हिस्से के रूप में इसराइल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसके बाद सैकड़ों इसराइली यहां सैलानी और निवासी बनने के इरादे से आए थे।
कांग्रेस और उनके साथ जो पार्टियां बहिष्कार कर रही है उनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। ये केवल संसद भवन नहीं है, 140 करोड़ जनता की आस्था का ये मंदिर है। बीजेपी आज भी समाज के वंचित लोगों को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को अछूत मानती है। जब शिलान्यास था उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, और अब जब उद्घाटन का समय है उस वक्त भी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया जा रहा है। जब जब देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई अच्छा कार्य होता है जिससे भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता है, तो कांग्रेस केवल विघ्न और बाधाएं करने का काम करती है। ये इनका कल्चर बन चुका है, केवल विरोध के लिए विरोध करना इनके पास कुछ नहीं है। ये मुख्य सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि ऐसे उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति जी की जगह क्यों प्रधानमंत्री? कोई लॉजिक होगा ना। पार्लियामेंट के हेड के रूप में आर्टिकल 79 में है, तो ये सब प्रश्न के जवाब न देकर केवल और केवल आरोप लगाना, मुझे लगता है वो सही नहीं है, कन्विंसिंग नहीं है। तो कल की तरह आज भी नए संसद भवन का उद्घाटन चर्चा में बना हुआ है, और ये जो आवाजें आपने सुनी वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साम्यवादी नेता वृंदा करात की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि नई संसद का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी को करना है, और इस उद्घाटन का विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना ये है मोहन कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। कल के दिन भर में हमने विस्तार से इस पर चर्चा की थी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में ये मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी करे कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। तो एक तरफ विपक्ष इस मामले को लेकर हमलावर है, वहीं सत्ताधारी दल के तेवर भी तीखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी बड़े नेताओं ने इस पर मोर्चा खोल रखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, 28 मई की तिथि एक गौरवशाली अतिथि के रूप में दर्ज होने जा रही है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत के लोकतंत्र की प्रतीक भारतवासियों को नई संसद भेंट की जाएगी। यह एक ऐतिहासिक अवसर होगा। इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमामय और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाला है। तो ये आवाज़ योगी आदित्यनाथ की। मोहन, नई संसद के मुद्दे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके पूछा कि प्रधानमंत्री जी ने नई संसद का उद्घाटन आखिर राष्ट्रपति जी के हाथों से क्यों नहीं करवाया जा रहा है। सरकार के भी सभी दलों को उद्घाटन समारोह का नियंत्रण भेजा है, और इनमें से एक निमंत्रण बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को भी भेजा गया, और यह निमंत्रण सत्ताधारी दल के लिए राहत का संदेश लेके आया, जिसमें उन्होंने कहा कि नए संसद भवन के लिए आपको शुभकामनाएं। मायावती ने अपने ट्वीट में कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू जी द्वारा नए संसद का उद्घाटन न कराए जाने को लेकर विपक्ष का बहिष्कार अनुचित है। सरकार ने इसको बनवाया है, इसलिए उसके उद्घाटन का हक भी उसको है। इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी ठीक नहीं है। ये उन्हें निर्विरोध न चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था। हालांकि मायावती ने कहा कि वो इस समारोह में मौजूद नहीं रह पाएंगी। लेकिन सुमिरन, इस कहानी में एक और मोड़ है जी। और वो मोड़ ये है कि इसी दिन यानी कि 28 मई को ही विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती है, और साथ ही इसी दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का अंतिम संस्कार भी हुआ था। मोहन, सावरकर को लेकर जिस तरह के विवाद रहे हैं, उनके चलते इस बात की आलोचना की जा रही है कि केंद्र सरकार ने उनके जन्मदिवस को नई संसद का उद्घाटन करने के लिए क्यों चुना। लेकिन मोहन, ये बताएं कि जब भी सावरकर का नाम आता है तो विवाद
ऐसा क्यों? सुमिरन, देखो, ऐसा है कि सावरकर की आलोचना उन माफीनामों के लिए की जाती है जो उन्होंने अंडमान की सेल्युलर जेल में, जब वो कैदी थे ब्रितानी सरकार की, जी। और बतौर कैदी ब्रितानी सरकार को जो उन्होंने चिट्ठियां लिखी, उसके लिए की जाती है, जिसमें उन्होंने माफी की गुजारिश की थी। लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों और लेखकों का मानना है कि महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में सावरकर की भूमिका को लेकर सवालिया निशान लगा हुआ है और वो पूरी तरह से कभी भी खत्म नहीं हुआ। तो इसलिए जब भी सावरकर का नाम आता है तो विवाद हो जाते हैं। जी। नए संसद भवन के उद्घाटन की खबर आने के बाद महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री 28 मई को सावरकर की जयंती पर नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। उन्हें भवन का नाम सावरकर सदन और सेंट्रल हॉल का नाम माफी कक्ष रखना चाहिए। और इसी तरह कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इस उद्घाटन को कहा कि हमारे सभी संस्थापक पिताओं और माताओं का पूर्ण अपमान उन्होंने बताया और कहा कि ये गांधी, नेहरू, पटेल, बोस और अंबेडकर जैसे नेताओं को पूरी तरह से नकारना है। तो ये जो मामला है, तो मैंने बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव से पूछा कि जरा समझाइए कि कैसे इस मामले में राजनीति हो रही है, जरा समझाइए। इस बात में कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी समय समय पर विपक्षी दलों के बीच जो सावरकर को लेके जो फॉल्ट लाइंस हैं उनके ऊपर खेलने की कोशिश करती नज़र आती है। हमने देखा कि जब जब विपक्षी पार्टियों में कुछ दलों ने सावरकर के खिलाफ कुछ भी कहा तो कुछ अन्य विपक्षी दलों ने ही उन दलों को टोका। जैसे जब राहुल गांधी ने ये कहा कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ और गांधी माफ़ी नहीं मांगते, तो इस बात के बाद शिवसेना के उद्धव ठाकरे का बहुत एक स्ट्रॉन्ग बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि सावरकर उनके लिए पूजनीय हैं और एक भगवान की तरह हैं और महाराष्ट्र में लोग उनमें बहुत आस्था रखते हैं। इसी तरह से शरद पवार ने भी राहुल गांधी को ये संदेश भिजवाया था कि जहाँ तक सावरकर की बात आती है, राहुल गांधी को इस तरह की टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। तो विपक्षी एकता की जो हम बात देखते हैं उसमें सावरकर को लेके बहुत मतभेद हैं विपक्षी दलों में। और चूंकि अब बीजेपी सावरकर की 140वीं जन्म जयंती पर नए संसद का उद्घाटन करने जा रही है, सरकार करने जा रही है, तो एक तरह से ये भी जताने की कोशिश है कि अगर विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहना बहुत आसान हो जाएगा कि ये दल सावरकर का विरोध कर रहे हैं। और चूंकि विपक्ष में आपस में ही सावरकर को लेकर इतने मतभेद हैं तो ये राजनीति एक तरह से चलती जाएगी। तो क्या यही वजह है कि जो मुद्दा है, ये जो मामला है, वो राष्ट्रपति बनाम प्रधानमंत्री का बना दिया गया कि उद्घाटन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगी या प्रधानमंत्री करेंगी, और इसकी पृष्ठभूमि में सावरकर पीछे चले गए? बहुत ही दिलचस्प सवाल आपने पूछा है मोहन जी, क्योंकि इस मामले की शुरुआत सावरकर से ही हुई थी, लेकिन विपक्षी दलों ने इस बात को बहुत जल्दी भांप लिया कि इस मुद्दे को लेकर शायद एक बहुत लंबी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और विश्लेषकों का यह कहना है कि विपक्ष ने इस बार बहुत चतुराई से अपना मुद्दा चुन लिया है। तो सावरकर से ये बात शुरू हुई थी, लेकिन जैसे जैसे इस मामले में दिन बीतते गए हम ये साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि विपक्षी दल अब इस बात के ऊपर ज़्यादा बात कर रहे हैं और इस बात पर सरकार और प्रधानमंत्री की आलोचना ज़्यादा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं करवाया जा रहा और प्रधानमंत्री ये उद्घाटन खुद करने जा रहे हैं। एक बात और बताइए कि क्या अब ये जो मामला है, जो संसद भवन के उद्घाटन का मामला जो है, क्या ये शक्ति परीक्षण बन गया है? देखिए, ये तो साफ नज़र आ ही रहा है कि विपक्षी दल बहुत से मुद्दों पर, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑन द सेम पेज, एक ही पन्ने पर दिखाई देने लगे हैं। लेकिन विपक्षी दलों में भी अभी बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जो अन्य पार्टियों के साथ आई टू आई नहीं देखती हैं। आम आदमी पार्टी हो गई, तृणमूल कांग्रेस हो गई, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जहां पे विपक्षी एकता सिर्फ नाम भर की नज़र आती है और बहुत छोटे छोटी बातों पर उनके बीच जिस तरह के मतभेद हैं, जिस तरह की फॉल्ट लाइंस हैं, उभर कर आ जाती हैं। इस मुद्दे ने एक बार फिर से विपक्ष को एक मौका दिया है और अभी हालिया कर्नाटक चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस जीत के आई है, ऑब्वियसली पार्टी एक तरह के अपबीट मूड में है और जिस तरह से बाकी पार्टियों ने भी कांग्रेस के साथ मिलकर
इस पर्टिकुलर मुद्दे पर एक रणनीति के तहत सारी पार्टियां जिस तरह से मिलकर काम कर रही हैं, तो वो रणनीति तो आ रही है, लेकिन साथ ही साथ जैसा कि मैं कह रहा हूं कि सावरकर का जो मुद्दा है, भाजपा की कोशिश यही रहेगी कि अब जो भी नए संसद भवन का विरोध कर रहा है, भाजपा ये दिखाना जरूर चाहेगी कि वो शायद सावरकर का विरोध कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि सावरकर को लेकर विपक्षी दलों में मतभेद बहुत गहरे हैं। तो क्या है सावरकर का कनेक्शन नई संसद भवन के उद्घाटन से, और कैसे विपक्ष के खिलाफ एनडीए ने मोर्चा खोला? 24 दल इस समारोह में शामिल हो रहे हैं, 21 पार्टियां शामिल नहीं हो रही। बीजू जनता दल, अकाली दल और वाईएसआर कांग्रेस सत्ता पक्ष के साथ है, यानी कि वो समारोह में शामिल होगी। कार्यक्रम में आगे कॉलेज जाकर मुझे बहुत अच्छा माहौल मिला कि मैं सोच पाऊँ कि मुझे आगे क्या करना है। वहाँ पर सारे सीनियर्स भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उनसे भी मुझे बहुत गाइडेंस मिली कि किस तरीके से इसकी तैयारी की जा सकती है। कार्यक्रम में आगे आप सुनने वाले हैं जो यूपीएससी की सेकंड टॉपर है ना, बिहार से आती हैं, नाम है उनका गरिमा लोहिया। उनके नतीजे कैसे आए, इस पर हम आपको बातचीत सुनवाने वाले हैं। और अब टिप्पणियां पढ़ लें सुमिरन? जी बिल्कुल, मैं शुरुआत करूं यूट्यूब से? नहीं, आप ही कर लें। ठीक है, तो मैं शुरुआत करती हूँ। मदन लाल लंबोरिया है जो कह रहे हैं गुड इवनिंग, और साथ में काफ़ी सारी उनकी कमेंट्स हैं। संगीता खड़के हैं जो गुड इवनिंग कह रही हैं। हमारे साथ देश बंधु वाजपेयी हैं, वेद द्विवेदी हैं, सबा आजमी हैं जो कांग्रेचुलेशंस कह रही हैं गरिमा को। अच्छा, जो आपने नाम लिया उनको। और तनु कुमारी हैं, पंकज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कई लोग हैं जो संसद पर जो हम पेशकश लाए उस पर काफ़ी टिप्पणी कर रहे हैं, उसके निर्माण पर बात कर रही हैं संगीता खड़के। मदन लाल जी का मैं जिक्र करना चाहूँगा। बहुत नाराज़ रहते हैं मदन लाल जी, आप भाई इतना नाराज़ मत हुआ कीजिए। और हम तो आपकी टिप्पणियाँ देखिए शामिल करते ही, अभी सुमिरन ने आपकी टिप्पणी शामिल की। मनोहर चमोली कह रहे हैं कि संसद भवन का निर्माण ज़रूरी था, क्या इससे इनकार है? और तौहीद अहमद कह रहे हैं कि सत्ता के दबाव में इमरान खान के करीबी उनका साथ छोड़ रहे हैं, ये आपने खबरों में अभी सुना होगा। हीरा लाल रॉय लिख रहे हैं कि देशभक्त कोई राजनीतिक पार्टी का नहीं होता, वो देश का बेटा होता है। इसके अलावा संसद का मुखिया कौन है, ये एक सवाल पूछा जा रहा है। नमस्कार कर रहे हैं अमरनाथ। डीके परमार कह रहे हैं कि आज से पुराना कार्यक्रम जो सावरकर के नाम पे था, इंडिया बोल, अच्छा ये बहुत पुराने प्रोग्राम की बात याद दिला रहे हैं जो कि मैं नहीं किया था शायद। इसके अलावा मोहम्मद अमीरुद्दीन एक टिप्पणी कर रहे हैं कि लगता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का रोल अदा कर रहे हैं। काफ़ी सारी टिप्पणियाँ, एक शुरू में मैंने एक टिप्पणी पढ़ी थी जो कि कह रहे थे कि हमने आपकी कभी टिप्पणी शामिल नहीं की, लेकिन देखिए उनका नाम जो है वो मुझसे मिस हो रहा है। इंतज़ार अंजुम कह रहे हैं कि 2000 की जगह 1000 रुपए के नोट पर अब सावरकर का फ़ोटो होना चाहिए। इसी तरह से अनिल कुमार एक टिप्पणी कर रहे हैं, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार है। और कोई टिप्पणी? एक अमरनाथ जी कह रहे हैं भारत में बेटा केवल बूथ प्रभारी बनते हैं। ये बड़ी ऐसी टिप्पणी है। तो टिप्पणियों का जो सिलसिला है वो जारी है, और ये हमारा वादा है कि हम आपसे जो कहते हैं ना कि नए श्रोताओं की हम स्वागत करते हैं, तो नए श्रोता आए उनके हाँ हम टिप्पणियाँ इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। तो ये कार्यक्रम है दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। आज हमने पहले पड़ाव पे चर्चा की संसद भवन में जो डिस्प्यूट चल रहा है। सुमिरन, अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ जी। ये बताइए कि इस समय दूध का भाव क्या चल रहा है? मेरे ख्याल से अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर जब करती हूँ तो 27 रुपए का आधा किलो मिल रहा है। टोंड? हाँ, टोंड जो मैं ऑर्डर करती हूँ। अच्छा, अब मैं दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि 3 महीने पहले इसकी क्या कीमत थी? ये तो मुझे अब याद नहीं है क्योंकि 25 मेरे को याद नहीं है। तो ये जो कीमत है वो पिछले 2-3 महीने में 1 से 2 रुपए के आसपास बढ़ चुकी है। हाँ। तो अब जब दूध की कीमत बढ़ेगी तो दूध के उत्पादों यानी कि दही और घी की कीमतें भी बढ़ेंगी। मैं आपको बताता हूँ कि जो घी 6 महीने पहले 500 रुपए प्रति लीटर आता था, अब उसकी कीमत 650 रुपए के आसपास है। जी, मामला ये है कि पिछले 1 साल में भारत में दूध के दाम 15% तक बढ़े हैं। मोहन, ग्राहकों को ही नहीं बल्कि दूध उत्पादकों पर भी इन बढ़ती कीमतों का असर पड़ रहा है, और दुनिया में दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले मुल्क में आखिरकार इस कारोबार में क्या दिक्कतें आई हैं?
तो यही जानने की कोशिश की BBC संवाददाता अरुणोदय मुखर्जी ने, और उनकी रिपोर्ट सुनते हैं हम प्रेरणा की आवाज़ में। ये दुकान 1925 से है। पुरानी दिल्ली की गलियों में यह दुकान 8 दशक से अपनी मिठाइयों के लिए मशहूर है। दुकान में दिन भर ग्राहकों का तांता लगा रहता है, लेकिन पिछले साल दूध की कीमतों में आए उबाल के बाद दुकान का धंधा मंदा पड़ा है। एक दुकान मालिक अनूप गुप्ता कहते हैं, हमारे प्रॉफिट में कमी आई है और कस्टमर्स में कमी क्या आई है कि जो कस्टमर पहले 1 किलो लेना चाहता है वो आधा किलो ले रहा है, जो आधा किलो लेना चाहता है 250 ग्राम ले रहा है। इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा माइनस पॉइंट हुआ है सर। भारत में खाद्य महंगाई की सबसे बड़ी वजह दालों और दूध के बढ़ते दाम हैं। दुनिया में दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होने के बावजूद पिछले 2 सालों में दूध और क्रीम का आयात 40% तक बढ़ा है। दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के तर्कपुर गांव में इस हालात की वजह का पता चलता है। ये कभी दूध उत्पादकों का गांव हुआ करता था। कृष्ण कुमार दहिया भी यहाँ 2 दशकों से डेयरी कारोबार करते आ रहे हैं। वो कहते हैं, पशुओं में बहुत दिक्कत आई। एक तो जी पशुओं में बीमारियां बढ़नी शुरू होगी। जब से हमने पेस्टिसाइड का यूज़ करना शुरू किया तब से बीमारियां कुछ बढ़ना शुरू होगी और कीमत भी लगातार बढ़ती चली गई पशुओं की भी। और जो उसके सामने चारा डालते हैं या बिनोड़ा खड़ वगैरह डालते हैं उनका एकदम से कीमत डबल पे जाती रही। भारत में पिछले साल लंपी रोग से लगभग 2 लाख मवेशी मारे गए। इसका भी विपरीत असर दूध उत्पादन पर पड़ा है। दूध कारोबार के जानकार कहते हैं कि बीमारी की भेंट चढ़े मवेशियों की तादाद और भी ज्यादा हो सकती है। दूध की किसानी कर रहे करमबीर सिंह मानते हैं कि ये धंधा करना अब मुश्किल हो गया है। कोविड के चलते सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा है। इसके अलावा मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से चारे की कीमत भी 2 साल में दोगुनी हो गई है। वो कहते हैं, मजदूर मैंने रखा था लेकिन मैं उसकी सैलरी देने में असमर्थ रहा और इसलिए मैंने वो भी हटा दिया। मैं अपने आप करता हूँ सारा काम। तो वैसे लगा हुआ मैं भी छोड़ने ही वाला हूँ। कोई प्रॉफिट, कोई भी कुछ भी प्रॉफिट नहीं है इसमें। 1 पैसे का भी प्रॉफिट नहीं है। जितना हम लगाते हैं साल में उतना ही हम कमा पाते हैं। इस गांव के ज्यादातर किसान अब डेयरी से नियमित किसानी की ओर मुड़ रहे हैं, लेकिन जानकारों की राय में भारत के डेयरी क्षेत्र की सेहत को बनाए रखना भी जरूरी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग $121 बिलियन के इस कारोबार से तकरीबन 8 करोड़ लोगों का रोजगार जुड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि डेयरी व्यवसाय को फिर से फायदेमंद बनाने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। बड़ी दूध उत्पादक कंपनियां भी मानती हैं कि भारत में प्रति गाय दूध उत्पादन की औसत अब भी दुनिया के मानकों की तुलना में कम है। पराग मिल्क फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन देवेंद्र शाह कहते हैं, प्राइस इंडिया में ज्यादा भी मिले तो भी उसको 10 से 12 लीटर ही दूध मिलता है और जो सेम काउज इंटरनेशनली है उससे उनको 28 से 32 लीटर दूध ज्यादा मिलता है। एवरेजली इंटरनेशनली जो मिल्क अवेलेबल होता है पर काउ, अगर वहां तक हम बेंचमार्क पहुंचे तो हम लोग ना सिर्फ इंडिया को वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन सकते हैं। जानकारों के मुताबिक इन संभावनाओं को साकार करने के लिए सरकार को मवेशियों के टीकाकरण पर जोर देना चाहिए। इसके साथ ही चारे की कीमतों को भी नियंत्रण में रखना चाहिए और डेयरी किसानों को उनके उत्पादों के लिए निश्चित कीमत तय करनी चाहिए। अन्यथा दुनिया में दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन करने के बाद भी आम इंसान को सस्ता दूध मिलना मुश्किल होगा। कुलदीप सिंह जाखड़ कह रहे हैं कि देशी घी का मूल्य 900 रुपए किलो से ऊपर चल रहा है। हमारी जानकारी 650 है, ये 900 कह रहे हैं और इसमें भी बहुत वैरायटी है, बहुत कैटेगरी है। कोई घी जो है वो 1100 रुपए में A2 गाय का बिकता है, तो कोई दूध पर ये तो निश्चित तौर से बात है कि दाम बढ़े और दामों का बढ़ना सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, पूरी दुनिया भर में महंगाई जो है वो बढ़ती है। जी, भारत का लक्ष्य है मोहन की दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी निर्यातक बनना, लेकिन फिलहाल उसके दुग्ध उत्पाद आयात उसको करने पड़ रहे हैं। ऐसे में भारत का लक्ष्य कैसे पूरा होगा, यही सवाल हमने अमूल के प्रबंध निदेशक जयन मेहता से पूछा, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने ये भी बताया कि सहकारिता एक ऐसा मॉडल है जिसके जरिए किसानों की आमदनी भी बढ़ाई जा सकती है। इंडिया में 2011 के बाद कोई भी डेयरी कमोडिटी का इंपोर्ट नहीं, और डेयरी कमोडिटीज में मोटा मोटी होता है स्किम मिल्क पाउडर, व्हाइट बटर, बटर ऑयल। तो इंडिया आत्मनिर्भर है डेयरी में। हम लोग एक्सपोर्ट भी हालांकि बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, पर इंपोर्ट तो अवश्य जो कोर डेयरी प्रोडक्ट्स है वो नहीं होता है।
बाकी जो चीज आइटम्स का जो मार्केट है जिसमें आप और भी कई सारी प्रोडक्ट्स लेके आ सकते हैं, इंपोर्टेड चीज ला सकते हैं, वे पाउडर्स ला सकते हैं, तो नॉर्मल इंपोर्ट ड्यूटी भर के आप उसका इंपोर्ट अलाउड है। बट जो डेयरी में मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि दूध जो बनता है 3 चीजों से होता है, एक है पानी, दूसरा फैट और तीसरा है सॉलिड नॉट फैट जो स्किम मिल्क पाउडर। तो जो फैट और स्किम मिल्क पाउडर है उसके इंपोर्ट नहीं के बराबर है और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अच्छी मात्रा में ये दोनों प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। हमारा गोल है डेयरी टू द वर्ल्ड बनना, और डेयरी टू द वर्ल्ड हम जब बनेंगे जब इंडिया में सरप्लस हो, इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट स्टेबल रहे, इंडिया में शॉर्टेजेस कभी ना उत्पन्न हो, हमारा 1.4 बिलियन का पॉपुलेशन है उसको हम अच्छी तरह से सर्विस कर पाए, और उसके बाद जो हमारे सरप्लस है हम विश्व में एक निर्यात करें। तो सहकारिता एक ऐसा मॉडल है, सहकार एक ऐसा माध्यम है जिससे मिडलमैन सिस्टम से निकल जाता है, जो उत्पादक है वो सीधा कंज्यूमर से जुड़ता है, और अगर आपने किसी डेयरी कोऑपरेटिव का प्रोडक्ट खरीदा, मानो उसमें 100 रुपए लगाए आपने, तो उसके 80 से 85% पैसा किसानों तक सीधा पहुंचता है। तो वर्ल्ड का ये सबसे हाईएस्ट रेशियो है, प्रोड्यूसर गेटिंग व्हाट शेयर ऑफ द कंज्यूमर्स प्राइस। देश में भी सहकारिता के माध्यम से डेयरी कोऑपरेटिव्स का प्रचार भी बढ़ रहा है। तो ये थे अमूल के प्रबंध निदेशक जयन मेहता, जो कि बता रहे थे कि भारत में डेयरी उद्योग कैसे काम कर रहा है और उसकी क्या आने वाले समय में संभावनाएं हैं। आप सुन रहे हैं दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। मोहन, कल हमने संघ लोक सेवा आयोग की इस साल की टॉपर इशिता किशोर से छोटी सी बातचीत सुनाई थी अपने श्रोताओं को, और आज नंबर 2 की बारी, यानी बिहार की पहली कोशिश में प्रीलिम्स तक निकलना और दूसरी कोशिश में ऑल इंडिया रैंक 2 ले आना। बिहार के बक्सर में रहने वाली गरिमा लोहिया ने यूपीएससी के नतीजों में कमाल कर दिखाया है। परिवार में ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी उन्होंने इस चीज़ को चुनौती की तरह लिया। गरिमा लोहिया से बात की बिहार में हमारे सहयोगी विष्णु नारायण ने। कई जगह खबरों में चल रहा है कि आपने घर से पढ़ाई की, घर का कुछ बैकग्राउंड बताइए, कौन लोग क्या क्या करते हैं? जी, मेरे घर से सर्विस में तो कोई नहीं है, सब बिजनेस बैकग्राउंड है। और इसके बाद मैंने सोचा कि मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने सबसे पहले इसकी तैयारी शुरू की। कुछ लोग घर पे कह रहे हैं 8 घंटे पढ़ती थी, रात में पढ़ती थी। पढ़ने के अलावा और क्या चीज़ें पसंद है गरिमा? बाहर घूमना फिरना भी पसंद है मुझे। कभी मन करता तो मैं कुछ बना भी लेती, कुछ डिशेस अगर मन करता, कुछ मूवीज देखना, सॉन्ग सुनना, ये सब भी बहुत पसंद है। बॉलीवुड की हॉलीवुड मूवी? बॉलीवुड मूवीज। भोजपुरी बोले आवेला? आवेला जी, भोजपुरी तो उतना नहीं देखती हूँ, पर घर में भी सब हिंदी में ही बात करते हैं। अच्छा, मगर भोजपुरी समझे बोले आवेला? समझे बोले आवेला। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए, किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ते हुए क्या याद है वहाँ की? बहुत अच्छी मेमोरीज है मेरी कॉलेज की। कॉलेज जाकर मुझे बहुत अच्छा माहौल मिला कि मैं सोच पाऊँ कि मुझे आगे क्या करना है। वहाँ पर सारे सीनियर्स भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उनसे भी मुझे बहुत गाइडेंस मिली कि किस तरीके से इसकी तैयारी की जा सकती है। जैसे यहाँ की अखबारों में ही जो लोकल अखबार हैं उसमें ये छपी है कि आप सीए की तैयारी छोड़ करके और यूपीएससी की ओर। मैंने शुरू में सीए की तैयारी शुरू की थी, पर धीरे धीरे फिर जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया तो मेरा रुझान इस तरफ ज़्यादा होने लगा। फिर मैंने सोचा कि मुझे 1 या 2 अटेम्प्ट देखना चाहिए, और फिर इस वजह से मैंने पहले इसी की तैयारी स्टार्ट की। बडिंग एस्पिरेंट्स जो हैं उनके लिए क्या है? मेरे भी स्टोरी को एक एग्जाम्पल की तरह लीजिए। और पहले अटेम्प्ट में प्री तक क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि मैंने लाइफ में फेलियर नहीं देखा, पर उसके बाद भी मोटिवेटेड रही। तो अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग गोल चूज किया है तो अपने उस पाथ पर टिके रहे और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ लगातार रोज पढ़ाई करें। ये बात कितनी भोजपुरी में बोल के बताओ। हाँ, अपना जो लक्ष्य तय कैले बा ओकरा के ध्यान में रखी और खूब मेहनत करी, खूब आगे बढ़ी। तो गरिमा लोहिया एग्जाम्पल सेट कर रही हैं कि कैसे अगर आप कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। और हम अपने जो श्रोता हैं कि बीबीसी दिन भर कार्यक्रम जब आप सुनते हैं तो ये आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि करंट अफेयर्स में आपकी स्थिति को बेहद मजबूत बना सकता है, तो सुनना इसे ज़रूरी है। अभिजीत आ चुके हैं मुस्कुराते हुए खेल की खबरें लेकर। अभिजीत, फाइनल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है आईपीएल का, बताएं कुछ। आज तो कोई मुकाबला नहीं है? जी बिल्कुल, आज कोई मुकाबला नहीं है। कल यानी बुधवार को मुंबई इंडियंस और लखनऊ जायंट्स के बीच मैच खेला गया था, जो कि दूसरा पहला एलिमिनेटर था, और इसमें मुंबई ने लखनऊ को 81 रन से हरा दिया है। इस मैच के जो हीरो थे वो आपको आकाश मधवाल थे, जिनको मैन ऑफ द मैच दिया गया है। ये
एक तरह से कहें हम कि सुपर हीरो बन के निकले हैं। इन्होंने इस मैच में 5 विकेट लिए हैं और 5 रन दिए हैं, केवल 5 रन दे करके इन्होंने 5 विकेट लिए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है नॉकआउट के दौर में। जो आईपीएल का नॉकआउट होता है उसमें कोई भी प्लेयर पहली बार 5 विकेट लिया है। अब मुंबई इंडियंस कल यानी कि शुक्रवार को गुजरात जायंट्स के साथ अहमदाबाद में दूसरे क्वालिफायर में खेलेगी और जीतने वाली टीम रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ फाइनल खेलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत। हमारा वक्त आ गया है, यानी कि हम आपसे विदा लेना चाहते हैं और विदा लेने से पहले हमें आपको नमस्कार भी कहना है, लेकिन साथ में ये भी याद दिलाना है कि हम तो आपसे विदा ले रहे हैं। bbchindy.com का पन्ना आपके साथ है। यदि आप इस प्रोग्राम को नहीं सुन पाए तो कोई दिक्कत नहीं, पॉडकास्ट सेक्शन पर आइए, प्रोग्राम को सुनिए और ये तो आप कभी भी सुन सकते हैं। यदि आप कल का प्रोग्राम सुनना चाहें तो वो भी सुन सकते हैं। मुझे यानी कि मोहनलाल शर्मा और सुमिरनप्रीत कौर को दीजिए इजाजत। रविशंकर ने स्टूडियो संभाला। नमस्कार।